हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्परेचर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे बच्चों। ये चैप्टर एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर इम्पोर्टेंट तब होता है कि जब वो कैसे नंबर की दृष्टि है ना, मतलब कि इससे अधिक अंक का आता होगा इसलिए इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर का यूज़ कहीं ना कहीं यूज़ हम 11th में भी है ना, 11th में भी और 12th में भी करेंगे। तो ये चैप्टर का मतलब मतलब पूरा का पूरा यूज़ नहीं होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यूज़ होगा। और वो कैसे यूज़ होगा, मतलब प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप इसकी बेसिक्स से नहीं जान पाएंगे। तो आप कभी कहीं ना कहीं उन चैप्टरों में, जैसे अब मैं 11th की बात कर रहा हूँ, 11th के जैसे चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं, है ना। चैप्टर नंबर 3 क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मैं चैप्टर नंबर 13 की बात करूँ तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएटी है, कंटिन्यूटी एंड यहाँ पर एंड डिफरेंशिएटी है। अगर मैं 12th की बात करूँ तो ये चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करें तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है। उसके बाद चैप्टर नंबर अगर हम 5 की बात करें, यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 तो यहाँ पर कंटिन्यूटीज़ हैं, और चैप्टर नंबर 5 में कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएटी भी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करें हम तो चैप्टर नंबर 6 में क्या है, अवकलन के अनुप्रयोग, है ना, अवकलन के अनुप्रयोग ही है। हाँ, तो क्या होगा कि अवकलन के अनुप्रयोग देख लेंगे। फिर चैप्टर नंबर 7 की बात करूँगा तो यहाँ पर समाकलन है, समाकलन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे तो समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे अवकलन समीकरण, है ना, अवकल समीकरण। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए, ये 11th में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 13 में काम करने वाला है। 12th में 1st, 2nd, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th इन चैप्टरों में काम करने वाला है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, रिलेशन और फंक्शन समझ में नहीं आएगा, तो मैं पहले बता देता हूँ आपको कि आपसे ये कंडीशंस है कहीं ना कहीं आपको कठिन लगेगी, है ना, बनने वाली नहीं है, ठीक। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि जब ये मैं पढ़ाऊँगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेट का जिक्र ज़रूर होगा। किसका जिक्र ज़रूर होगा, सेट का जिक्र ज़रूर होगा। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर सेट को अच्छे से पढ़ लेना। जिस बच्चों ने सेट नहीं पढ़ा होगा तो वो सेट को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पर सेट का वैसे पूरा का पूरा जिक्र नहीं होगा, पर कहीं ना कुछ जिक्र जरूर चलते रहता है सेट का, क्योंकि जब रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तब यहाँ पर सेट का कहीं ना कहीं जिक्र चलते रहेगा। तो सेट को भी आपको समझना है, ठीक है। तो अगर सेट आगे जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाए, वीडियो, है ना, प्लेलिस्ट में चले जाए। मैंने यहाँ पर सेट पढ़ा दिया है, आप सेट को अच्छे से समझ ले, और सेट को समझने के पश्चात ही इस चैप्टर पर जाए, अन्यथा ये चैप्टर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर करेगा, ठीक है। तो सेट को भी पढ़ ले, है ना। तो इसके बाद हम जब चालू करते हैं इस चैप्टर को, जस्ट कहें, ठीक। तो देखिए, चैप्टर नंबर 2 में क्या है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, है ना, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट भी कहते हैं, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट भी कहेंगे हम। तो ये होता क्या है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई दो सेट है। माना एक सेट ए, देखो यहाँ पर सेट चलने बैठ गया है, इसलिए आप जो भी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं उससे पहले आप क्या पढ़ लें कि इस चैप्टर के पहले सेट पढ़े हमने, है ना, मैंने पढ़ा दिया हूँ आपको सेट। तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ और सेट को ध्यान से एक बार पढ़ ले। उससे आपका फ़ायदा एक ये होने वाला है कि जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी सेट यूज़ होगा, ठीक है। और जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो सेट यूज़ होगा, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सेट वहाँ पर सबसेट आ जाएगा, है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन सब यूज़ होता है वहाँ पर। तो उसको अच्छे से ही पढ़ ले तो अच्छी बात है, ठीक। तो ए इज़ इक्वल टू कितना हो गया, ए इज़ इक्वल टू मैं मान लेता हूँ कि 1 2 3, एंड बी इज़ इक्वल टू, हम देख लेते हैं, बी इज़ इक्वल टू 4 5 एंड 6, ठीक है। तब मैं क्या बोलूँगा कि ए एंड बी दो सेट है, दो नॉन इनपुटी सेट है ना, कि अगर हम बात करें और इसकी नॉन इनपुटी सेट है एंड नॉन इनपुटी सेट एंड फाइनाइट सेट, ठीक है। ये नॉन इनपुटी सेट है एंड फाइनाइट सेट है, तो मैं ए और बी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या होता है, ए क्रॉस बी,
ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होता है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होता है ना। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक सेट होता है। तो हम ए क्रॉस बी कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक आकृति बना देता हूँ, इससे आपको सरलता समझ में आ जाएगा किस प्रकार से यहाँ पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। तो देखो सेट ए के एलिमेंट क्या है, मान के चलो ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट है बेटा 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट क्या है 4 5 एंड 6। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। तो अब देखो मैं क्या बोलूँगा कि ए का पेयर ए के साथ, सॉरी यानी कि मतलब कि 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ। तो मैंने क्या बोला कि 1 का पेयर किसके साथ, 1 का पेयर हो गया 4 के साथ, फिर 1 का पेयर हो गया बेटा 1 का पेयर 5 के साथ, फिर 1 का पेयर किसके साथ 6 के साथ। ठीक है, अब क्या हो गया, अब देखेंगे 2 को, 2 का पेयर 4 के साथ, फिर 2 का पेयर 5 के साथ, फिर 2 का पेयर 6 के साथ। तो फिर यहाँ क्या हो गया 2 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ। फिर देखिए 3 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 4 है ना, फिर क्या हो जाएगा 3 5 और 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर इनको कहते हैं, देखिए जैसे 1 4 लिखा है ना, इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इनको क्या कहते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर अगर बात करेंगे तो एक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अगर मैं ए क्रॉस बी ज्ञात करूँ तो ए क्रॉस बी कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए क्रॉस बी हम इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं, रफ डायग्राम, जिसको नहीं आता है तो नहीं, तो मैं बता दे रहा हूँ कि 1 का पेयर 4 के साथ, फिर 1 का पेयर 5 के साथ, फिर 1 का पेयर 6 के साथ, फिर 2 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ, फिर 3 का पेयर 4 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। इस प्रकार से हम ए क्रॉस बी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब सेट ए एंड सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी। चलो इससे पहले एक बात बता देता हूँ कि एनसीईआरटी ने कुछ और यूज़ किया। ये तो मैंने आपको किसके जैसे बता दिया हूँ, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं ना, दीर्घवृत्त के जैसे, हाँ एलिप्स के जैसे बता दिया हमने आकृति लेकर के। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या काम किया है, एनसीईआरटी कहती है कि पहले आपको क्या लेना है कि जैसे ज्यामितीय निर्देशांक पढ़े हमने, है ना, ज्यामितीय निर्देशांक पढ़े हैं जैसे एक्सिस के रूप में, है ना। मान के चलो ये एक्स एक्सिस हो गया उदाहरण के लिए, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया उदाहरण के लिए, समझना ध्यान से, है ना। अब देखो कि जिस सेट का यानी कि ए क्रॉस बी ज्ञात कर रहा हूँ, जब ए क्रॉस बी ज्ञात करता हूँ तो एक्स एक्सिस पर एक एलिमेंट लेना। तो एक एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये मान के चलो 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, और बी के एलिमेंट को वाई एक्सिस पर लेने पड़ते हैं, तो ये हो गया 4 हो गया, 5 और ये 6। ठीक है, अब देखो इसको आगे की ओर आप इस प्रकार से बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए, इसको अभी आगे की ओर बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए। तब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 1 और 4 इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एक पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये एक पॉइंट, ये हमें इस प्रकार से पॉइंट फाइंड हो गए। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 1 4 बोलेंगे, इसको 1 5 बोलेंगे, इसको 1 6 बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं, इसको 2 4 बोलेंगे, इसको 2 5 बोलेंगे, इसको 2 6 बोलेंगे, ये 3 5 4 हो गया, ये 3 5 हो गया और ये 3 6 हो गया। ठीक है, तो देखो अब क्या काम करना है आपको कि यहाँ पर देखो इसको हमको क्या नहीं मानना है कि एक्सिस नहीं मानना है। अगर एक्सिस मानोगे आप, एक्सिस मान एज्यूम किया उसने पर एक्सिस नहीं माना है, अगर एक्सिस मानोगे तो एक्सिस से नहीं काम चलेगा। क्योंकि देखो कई बार आपको सेट मान के चलो, ये सेट मैंने बोला, सेट अभी तो 1 2 3 4, चलो 1 2 3 है इसलिए चल गया, लेकिन मैं बोल देता कि A इज इक्वल टू ABC, तो फिर क्या करते, स्मॉल ABC है ना, स्मॉल ABC, तो फिर क्या करते हैं, ABC रिप्रेजेंट नहीं कर पाते ना, नहीं कर पाते, इसीलिए हमने क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक्सेस आपको नहीं मानने चलना है। ठीक है, तो अब क्या टर्म हो गई कि आप देखो यहाँ पर ये बिंदु प्राप्त हो गया, देखो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप एक्सेस देख रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर किसको कहेंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर ये है, ऑर्डर्ड पेयर है ना। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर की बात कर लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को हम बोलते हैं क्रमित युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, अब ध्यान से देखो।
अब यहाँ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि ऑर्डर्ड पेयर में आपको एक बात याद रखना है कि ए एंड बी के रूप में होता है, या आप एक्स और वाई के रूप में बोल सकते हैं इसको। ए एंड बी के रूप में होता है, ए एंड बी। अगर आप बात करें तो ए इज़ बिलोंग टू कैपिटल ए एंड बी इज़ बिलोंग टू कैपिटल बी। ये बात आपको याद रखनी, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो गया, ये जो 1 है फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करता है तो ए से बिलोंग करता है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है तो सेकंड एलिमेंट देखो सेकंड सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो आपको याद ये रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर में क्या हो रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से, सेकेंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। ये बात हमको हमेशा याद रखना है। कहीं पर भी ऐसा नहीं दिख रहा होगा आपको, देख लीजिए। अगर मैंने कहा ये 3 4 है तो 3 भी फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है और 4 सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो मतलब ऑर्डर्ड पेयर में अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के साथ बिलोंग करेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक बात और याद आ रही है मुझे, चलो एक बात और देख लेते हैं। क्या हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी कैसे, तो देखते हैं। देखो एक, अब मैंने बोला बी क्रॉस ए बोला तो इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएंगे, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर बी से चलेंगे, है ना। तो मतलब 4 1 होगा, फिर 4 2 होगा, फिर 4 3 होगा, फिर 5 1 होगा, फिर 5 2 5 3, फिर 6 1 6 2 एंड 6 3, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके ऑर्डर्ड पेयर हो गए। तो देखिए इसमें फर्स्ट एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है, सेकेंड एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसकी भी ऑर्डर्ड पेयर आपको समझ में आ गए। लेकिन यहाँ पर देख लो, यहाँ 1 4 था, यहाँ 4 1 है ना, 4 1। अब देखो कि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर देखो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के फर्स्ट एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं, इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो भैया ये इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या हो गया, ये 2 टर्म हो गई। तब हम बात करेंगे अब इसकी डेफिनेशन पर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो डेफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है डेफिनेशन इसकी, सरल सी डेफिनेशन है। और क्या है समझते हैं। तो आपको सबसे पहले यार आपका मैं इधर एक बात लिख करके रख देता हूँ इधर पे, क्योंकि इससे हम सब चीज़ समझेंगे। तो मान के चलिए एक सेट ए है, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 4 5, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू 1 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ठीक है। ये हो गए हमारे ऑर्डर्ड पेयर, इसको याद रखना है, ठीक है। ये कंडीशन को आप याद रखेंगे। तब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, कार्तीय गुणन की डेफिनेशन बता देता हूँ कि कार्तीय गुणन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। यदि 2 अरिक्त समुच्चय, देखो यदि 2 अरिक्त समुच्चय, मैंने मान लिया ए ही मान के चल, जब ए मान रहे थे तो ए व बी है ना। यदि 2 अरिक्त समुच्चय ए व बी, या 2 अरिक्त समुच्चय बोलो, 2 अरिक्त समुच्चय ए व बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी हो तो है ना, क्रमित युग्म का प्रथम अवयव ए का व द्वितीय अवयव बी का होगा। मतलब मैंने कहा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज बिलोंग टू ए एंड बी इज बिलोंग टू बी। कठिन नहीं है, देखो ध्यान से क्या कहता है, 2 अरिक्त समुच्चय है ना।
अब दो अरिक्त समुच्चय की बात की यहाँ पर, तो अरिक्त समुच्चय होंगे क्या? अरिक्त समुच्चय मतलब नॉन इम्पोर्टी सेट, है ना, कि जो रिक्त समुच्चय नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। तो क्या बोल दिया उसने कि दो अरिक्त समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन a क्रॉस बी हो तो कार्तीय युग्म का प्रथम अवयव a का तथा द्वितीय अवयव b का होगा। ठीक है, मतलब देखो a क्रॉस बी याद करा तो मैंने ऑर्डर्ड पेयर इस रूप में आ रहे थे, ए बी के रूप में, देख लीजिए 1 4 ए बी के रूप में आ रहे हैं। अब देखिए कि इस जिसमें a किससे बिलोंग करता है, a से, प्रथम एलिमेंट सेट a से बिलोंग करता है, और दूसरा एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, सेट b से बिलोंग करता है। तो सेट बी से बिलोंग कर, देख लो फर्स्ट 1 किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 4 किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तब क्या यहाँ समझ में आ गया, ये कठिन नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तब इस डेफिनेशन और इस हमने ऑर्डर्ड पेयर निकाले थे, इससे एक बात हमको समझ में आ रही है, वो क्या है, तो कुछ नोट निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। नोट, फर्स्ट नोट देखते हैं कि अगर कहता है कि यदि ए व बी में कोई एक क्या हो, रिक्त समुच्चय हो, रिक्त समुच्चय हो तो, अब रिक्त समुच्चय हो तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b, है ना, अगर मैं ये कहता हूं हो तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 5। कैसे याद रखना, देखो समझो अच्छे से। मैंने कहा कि ए व बी, अगर मान के चलो कि ए तो कोई ना कोई सेट है, 1 2 3 मान के चलो, ये ए हो गया। अब बी देख लो, बी अगर मैंने बोला रिक्त समुच्चय मतलब कोई एलिमेंट नहीं होंगे, तो क्या आप यहाँ पर हवा के साथ पेयर बनाओगे क्या? हवा के साथ पेयर बनाओगे क्या यहाँ पर? नहीं ना, जब यहाँ पेयर बनेंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली है कि ये रिक्त समुच्चय होगा। समझ में आ रही है बात? तो क्या हो गया, ए क्रॉस बी भी एक रिक्त समुच्चय होगा। मतलब देखो ए व बी कोई रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय का मतलब समझते हो कि नहीं? अगर ए तो चलो ए में कोई एलिमेंट है बी में नहीं है, या बी में कोई एलिमेंट है ए में नहीं है, तो भैया ए क्रॉस बी जब ज्ञात करोगे तो ये रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड बात इससे क्या समझ में आ रही है कि मान के चलो एक सेट ए है एक सेट बी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी में कि ए इज इक्वल टू, देखो जब कोई मेरे पास दो सेट है और इन दो सेटों की बात करूं तो एक सेट मान के चलो, एक सेट ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू, अगर मैंने बोला कि इसमें कितने एलिमेंट है, पी एलिमेंट है, ए इज इक्वल टू पी, है ना, और मैं कहता हूं कि बी में कितने अवयव है, यदि ए में, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं कि यदि ए में कितने एलिमेंट है, ए में पी व बी में क्यू अवयव हो तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, ए क्रॉस बी में पी क्यू अवयव होंगे। कैसे होंगे देखो, अब मैंने कहा कि जैसे यहाँ यही समझ लेते हैं कि ए में कितने अवयव है, यहाँ पर 3 अवयव हैं, बी में कितने अवयव है, 3 अवयव है, तो भैया ए क्रॉस बी में कितने हुए, देखो वही तो बोला मैंने कि ए में पी बी में क्यू, तो ए क्रॉस बी में कितने, पी क्यू मतलब पी इंटू क्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 यहाँ 3, जब अब इसकी का मल्टीपल करेंगे तो 3 3 9, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 9, तो इसमें कितने 9 एलिमेंट। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए इज इक्वल टू पी, एंड नंबर ऑफ सेट बी, है ना, नंबर ऑफ सेट बी ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्यू, है ना, वेयर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्यू। आप ये बात याद रख सकते हैं। थर्ड टर्म आपको एक बात और याद रखनी है। थर्ड टर्म क्या याद रखनी है? तो थर्ड टर्म ये याद रखनी है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, है ना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि मैंने भी बताया था कि ए क्रॉस बी अगर लिखा हुआ है तो बी क्रॉस ए नहीं हो सकता। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें प्रथम एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट होगा, इसमें द्वितीय एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट होगा, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट सेट बी का और सेकंड एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट होगा। तो ये टर्म आपको याद रखने की ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं कि फोर्थ टर्म कि यदि हम कहते हैं कि यदि
ए व बी में कोई एक क्या हो, अपरिमित समुच्चय हो, अपरिमित हो तो, अपरिमित समुच्चय हो तो, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट है तो फाइनाइट, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है तो भैया हो तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए क्रॉस बी एक फाइनाइट है ना, यानी कि इनफाइनाइट मतलब अपरिमित होगा। आपको ये याद रखना है कि यदि ए व बी में कोई एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है मतलब कि अनंत, अब उसमें कोई हम ये नहीं कह सकते जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप सो ऑन, मतलब नेचुरल नंबर का सेट हो गया। बी इज इक्वल टू मैंने कहा कि 3 4 5 एंड 6 ओनली, तो मैंने देखो यहाँ से एक सेट तो इनफाइनाइट सेट हो गया ना, इस इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट हो गया और ये फाइनाइट सेट है। जब फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है। आपको ये बात याद रखनी है। तीसरी बात आपको और एक कितने हो गए, 4 टर्म हो गए। उसके बाद मैं 5वीं बात एक और लास्ट टर्म बता देता हूँ कि अगर मान के चलिए कि एक सेट है मेरे पास, ठीक है, अब ये एक सेट की बात नहीं करते कि कोई दो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मान के चलो, ये देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया, और दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ये 1 और ये 2 हो गया मान के चलो, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी है, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ये ऑर्डर्ड पेयर तब इक्वल होंगे जब ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2 होगा। मतलब यदि a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 हो तो क्या होंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल होंगे, अन्यथा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो और एक बात देख लेते हैं, एक बात, ठीक है, मैं किससे देख करके लिख रहा हूँ, पूरे इधर कार्टेशियन प्रोडक्ट से देख करके लिख रहा हूँ, ठीक। और एक बात याद आ रही है, 6वां पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर मान के चलिए मेरे पास कोई 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं, मतलब कि ए क्रॉस ए निकालने हैं, है ना, ए क्रॉस ए, तो भैया इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ट्रिप्लेक्स के रूप में होंगे। मतलब यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ठीक है, मतलब इस रूप में होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, मुझे ए क्रॉस ए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस ए ज्ञात कर लो, ए क्रॉस ए ज्ञात करो। ए क्रॉस ए कैसे निकालोगे, ए क्रॉस ए अब निकालते सभी को आ जाता है, तो 1 1 का पेयर लिखूंगा मैं, फिर 1 2 का पेयर लिखूंगा, फिर 1 3 का पेयर लिखूंगा, फिर 2 1 का पेयर लिखूंगा, फिर 2 2 का पेयर लिखूंगा, फिर 2 3 का पेयर लिखूंगा, फिर 3 1 का पेयर, 3 2 और ये 3 3 का पेयर लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कि हम ए क्रॉस ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ हो जाएगा इस, देखो ए क्रॉस ए इसके साथ ये, मतलब 1 1 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अब इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ, तो 1 1 2, फिर 1 1 3, चलो इसका पूरे के साथ हो गया। अब इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 1, फिर 1 2 2, फिर 1 2 3, और इसी प्रकार से आगे लिखते रहेंगे। तो देख लीजिए कि ए क्रॉस ए में देखो जितने भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो रहे हैं वो ट्रिप्लेक्स के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं ट्रिप्लेक्स के रूप में प्राप्त। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी कोई 3 या एक ही समुच्चय को 3 बार, अगर हम 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की बात करें तो इस प्रकार से जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं वो ट्रिप्लेक्स के रूप में आते हैं। तो ये जितनी बातें मैंने यहाँ पर आपके सामने बोर्ड में लिख दिया हूँ, ये बातें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इतनी बातों से ही अभी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, या आप ये कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला जो मैटर है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज इसी से बिलोंग करेगी, और ये बेस है, बेस किसका, रिलेशन और फंक्शन का। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और वीडियो को पॉज करके डबल से देखेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं।
देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया है, यदि x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, यदि x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1 तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके आप हल को देखेंगे, क्या करना है हमें कि देख लीजिए यहाँ पर ये x प्लस 1 कहा और कहता है कि x प्लस 1 और कॉमा y माइनस 2, मतलब ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया और ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ये दो ऑर्डर्ड पेयर हो गए और दोनों कैसे हैं, इक्वल है। इक्वल है तो भैया जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल हो जाएगा और इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट की इक्वल हो जाएगा, होगा ना। तो मैं कह सकता हूँ हल में कि देखो सीधे हम मैं यहाँ पर ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। तो कैसे होगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि x, अभी देखो 1 का ट्रांसफर इधर करो तो इज इक्वल टू 3 माइनस 1, देखो प्लस 1 था इधर माइनस 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब हम बात करेंगे इधर के लिए कि ये y माइनस 2 है ना, y माइनस 2 इज इक्वल टू, अब ये 1 हो जाएगा 1, तो इस 2 का इधर ट्रांसफर करूँगा तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 3। तो क्या होगा, अतः हम x की वैल्यू क्या कह सकते हैं, 2 हो गया, y की वैल्यू क्या कह सकते हैं, 3 हो गया। समझ में आ गया कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो उसका फर्स्ट एलिमेंट भी इक्वल होता है और सेकेंड एलिमेंट भी इक्वल होता है। देखो अगर x की वैल्यू यहाँ 2 रख दूँ तो 2 प्लस 1 3, देखो 3 के इक्वल हो गया। अगर यहाँ पर y की वैल्यू को मैं 3 रख दूँ तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, देखो इक्वल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड कहता है कि यदि P इज इक्वल टू ABC और Q इज इक्वल टू R, तो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P ज्ञात कीजिए। और क्या कहता है, क्या दोनों कार्तीय गुणन समान हैं, क्या दोनों कार्तीय गुणन है ना, कार्तीय गुणन समान है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया ये। क्या बोला उसने कि यदि P इज इक्वल टू ABC और R इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, तो P क्रॉस Q और Q क्रॉस R ज्ञात कीजिए, क्या दोनों कार्तीय गुणन समान हैं। तो इसके हल में देखिए दिया है, क्या दिया है हमारे पास कि P इज इक्वल टू ABC एंड Q इज इक्वल टू R। ठीक है, तो मैं P क्रॉस Q निकालूंगा, P क्रॉस Q इज इक्वल टू, तो P क्रॉस Q देखो ऐसे निकालेंगे ना, ये P हो गया तो ABC और ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R ही है, A का पेयर A R के साथ, तो हम लिखेंगे AR। ठीक, फिर B का पेयर R के साथ तो BR, फिर C का पेयर R के साथ तो CR। ठीक, कंप्लीट। अब अगर मैं Q क्रॉस P निकालूं तो क्या हो जाएगा, अब उल्टा करेंगे। अब उल्टा क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा P, ये होगा R, ये होगा ABC, R का पेयर A के साथ, ये हो जाएगा RA, फिर R का पेयर B के साथ तो RB और R का पेयर C के साथ तो RC। देखिए क्या दोनों के ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, नहीं, तो हम क्या कहेंगे, P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P।
क्यों नहीं, देखो ना, P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर देखो ये A आ रहा है, यहाँ आ रही है, और ये दोनों नॉट इक्वल है। जब नॉट इक्वल होते हैं तो इनके ऑर्डर्ड पेयर या कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल नहीं है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। क्या है थर्ड क्वेश्चन? मान लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर थर्ड, मान लीजिए कि A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 3 4 और C इज इक्वल टू 4 5 6। निम्न ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या ज्ञात करना है? देखो, फर्स्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सेकेंड क्या कहता है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। थर्ड A क्रॉस B यूनियन C। और फोर्थ क्या कहता है हमारे पास? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या क्या कहा समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में मान लीजिए कि A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 3 4। ठीक है, और C इज इक्वल टू 4 5 6। तो निम्न ज्ञात कीजिए बोलता है। पहला A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक है, B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे B इंटरसेक्शन C निकालना होगा। तो B इंटरसेक्शन C क्या है? देखो, B मेरे पास ये दिया है ना, ये दिया गया है B, और C ये दिया गया है। इंटरसेक्शन का मतलब जो यहाँ दोनों में कॉमन दिख रहा है वो निकाल दो। क्या कॉमन दिख रहा है? 4। तो ये मैंने बोला 4 हो गया। तब मैं क्या बोलूँगा कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, अब A के एलिमेंट 1 2 3, देखो 1 2 3 है। अब यहाँ बार बार बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी एक बार बना देता हूँ मैं समझने के लिए, अगले बार से नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? 1 2 3, एक सेट A के एलिमेंट हो गए। और ये क्या हो गया? B इंटरसेक्शन C के एलिमेंट क्या है हमारे पास? 4 ही है। तो 1 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ, और 3 का पेयर 4 के साथ, मतलब 1 4, फिर क्या हो गया? 2 4, फिर 3 4। ठीक है, इसके एलिमेंट समझ में आ गए। उसके पश्चात सेकेंड मैथ्स देखते हैं। सेकेंड मैथ्स क्या बोला? A क्रॉस B। तो A क्रॉस B पहले निकाल लेते हैं हम। A क्रॉस B इज इक्वल टू, A क्रॉस B निकालेंगे तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा? 1 3, फिर होगा 1 4, फिर देखो 1 का पेयर 3 के साथ, फिर 1 का पेयर 4 के साथ, फिर 2 का पेयर 3 के साथ, 2 3 2 4, फिर 3 3 है ना। देखो फिर 3 3, देखो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3, और ये 3 4। ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद क्या बोला है? A क्रॉस C। तो A क्रॉस C निकाल देते हैं। तो A क्रॉस C इज इक्वल टू, अब A क्या है? A क्रॉस C। A क्रॉस C निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, फिर 2 4 2 3, सॉरी 2 4 2 5 2 5 और 2 6, फिर 3 4 3 5 और ये 3 6। अब क्या हो गया? क्या बोल रहा है? इन दोनों में यानी इंटरसेक्शन
तो क्या बोला, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ठीक है, ये निकाल देते हैं। तो इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, ये दिखा, तो ये हो जाएगा 1 4, और कौन सा दिख रहा है 2 4, और फिर 3 4, ये 3 4, बस इतने एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है। अब कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, और 1 3 वगैरह नहीं है हमारे पास, 2 3 भी नहीं है हमारे पास, 3 3 भी नहीं है हमारे पास, मतलब 1 4 2 4 और 3 4 ही कॉमन होंगे यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्या क्या है हमारे पास, ए क्रॉस है ना, ए क्रॉस वो निकालना बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी निकाल देते हैं। तो बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तो बी यूनियन सी कैसे निकलेगा, बी और सी का यूनियन संग, मतलब 3 4 5 6 आ रहा है सेट यूज, यहाँ पर मैंने बोला था सेट आएगा, इसलिए पहले आप सेट को अच्छे से पढ़ ले। जिसने नहीं पढ़ा है तो आप क्या चले जाए, इस चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाए, वहाँ पर सेट मिल जाएगा आपको, सेट पढ़ लेना, ठीक है। तो क्या हो गया बी यूनियन सी, तो क्या हो जाएगा, ये निकाल दी हमने, तब मैं बोलूँगा ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू, एक एलिमेंट 1 2 3, तो मैं लिखूँगा 1 3, ठीक है 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, फिर 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 3 3 4 3 5, और ये 3 6, ये 3 6, तो क्या हो गया ए क्रॉस बी यूनियन सी भी निकाल दिया हमने। उसके बाद फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ क्या कहा उसने कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। देखो ए क्रॉस बी पहले निकाल चुके थे हमने, ए क्रॉस सी भी निकाल दिए, दोनों का यूनियन निकालना है, मतलब इन सभी को लिख देना। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर दिख रहा है अपने पास 1 3 मिला, 1 3 के बाद 1 4, 1 4 के बाद अगर हम देखें तो 1 5 भी मिल रहा है, 1 5, फिर 1 6, फिर 2 3, देखो ये हो गया ना 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5 2 6, फिर 3 3, ठीक है ना, 3 3 भी हो गया, 3 4, फिर 3 5 और 3 6, मतलब इन सभी का कॉमन। ये किसी भी बच्चे को लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ही सरल था, जिससे अगर सेट बनता है तो वो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। और जिस बच्चों को सेट नहीं आ रहा है, कई बार कह चुका हूँ मैं कि आप सेट को देख ले, है ना, तो सेट पढ़ लो, उसके बाद ये समझ में आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया गया देख लीजिए, मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि यदि P इज इक्वल टू 1 2, तो समुच्चय समुच्चय P क्रॉस P ज्ञात कीजिए। ये बताया था मैंने आपको कि कैसे बनेगा, प्रीवियस वीडियो, इसके पहले वाली देख लेते हैं आप, समझ में आ जाएगा, ये कठिन नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ कि यदि P इज इक्वल टू 1 2 3 बोलता है, 1 2 3 नहीं है, 1 2 ही है, ओनली 1 2 ही है, ये 3 जैसे दिख रहा था क्यों, ये 1 2 है ना।
कि P इज इक्वल टू 1 2 है हमारे पास, ठीक। तो समुच्चय P क्रॉस P ज्ञात कीजिए। कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। सबसे पहले मैं P क्रॉस P निकालता हूँ, तो ये क्या है 1 2 1 2, ठीक है, PP। तो 1 का पेयर 1 के साथ, 1 का पेयर 2 के साथ, फिर 2 का पेयर 1 के साथ और 2 का पेयर 2 के साथ। तो क्या हो जाएगा P क्रॉस P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 1, फिर 1 2, फिर 2 1 और फिर 2 2, ठीक है। अब देखिए P क्रॉस P निकाल चुके हैं, तो ये P क्रॉस P क्या हो गया 1 1 हो गया, फिर 1 2 हो गया, फिर 2 1 हो गया और ये 2 2 हो गया ना। अब देखिए कि ये P ले लीजिए यहाँ पर, ये 1 और ये 2, तो इस 1 1 का पेयर 1 के साथ, फिर इसका पेयर 2 के साथ, इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर, वैसे ही इनका पेयर सभी का करते चलूँगा। तो क्या हो जाएगा P क्रॉस P इज इक्वल टू 1 1 1, ठीक है, फिर 1 1 2, फिर 1 2 1, फिर 1 2 2, फिर 2 1 1, फिर 2 2 2 1 2, ठीक है ना, 2 1 2, उसके बाद 2 2 1, फिर 2 2 2, तो आपके ऑर्डर्ड पेयर भी तैयार हो गए। ऑर्डर्ड पेयर कठिन है क्या, है ना, यानी कि क्या निकाल दिया हमने यहाँ पर कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना कठिन नहीं होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिए हमने, P क्रॉस P निकाल दिए। बताया था मैंने कैसे निकालना है, पहले P और P के देख लीजिए, फिर अगर P क्रॉस P निकल चुका है तो P क्रॉस P और फिर P का देख लीजिए, ठीक है, इजी है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, ठीक है, पढ़ करके नहीं मैं लिख देता हूँ यहाँ बोर्ड में, तब आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि क्या था। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 क्या है, यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना, वास्तविक संख्याओं का क्या हो गया समुच्चय है, तो क्या होगा आगे, तो कार्तीय गुणन, इसको यहाँ से हटा देते हैं, है ना, तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R और R क्रॉस R क्या निरूपित करते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा इसने कि यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R और R क्रॉस R क्या निरूपित करते हैं। तो देखिए ज़्यादा कठिन नहीं है, समझना, यदि R वास्तविक संख्या, देखो R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाए तो जो कार्तीय गुणन R क्रॉस R है, अब R क्रॉस R जो होगा वो किसी भी बिंदु को समतल में रिप्रेजेंट करेगा, है ना, किसी भी बिंदु को कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, समतल में रिप्रेजेंट करेगा, और R क्रॉस R किसी भी बिंदु को आकाश में, है ना, कहाँ पर, देखो ध्यान से आपने पढ़ा होगा 2D, तो देखो R क्रॉस R मतलब यहाँ पर ये x एक्सिस हो गया, मान के चलो ये y एक्सिस, और इस x एक्सिस में ही, इस x एक्सिस को भी हम R बोल देते हैं, y एक्सिस को भी R बोला, तो एक पॉइंट यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट प्राप्त होगा और ये पॉइंट किसी समतल में प्राप्त होता है, ठीक है। तो R क्रॉस R किसी पॉइंट को, किसी बिंदु को समतल में रिप्रेजेंट करेगा, और अगर मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया मान के चलिए x, ये y और ये z, और ये सभी R को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भी यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट फाइंड होगा, और ये पॉइंट कहाँ पर प्राप्त होता है, अंतरिक्ष में प्राप्त होता है, आकाश में प्राप्त होता है। तो R क्रॉस R क्या निरूपित करते हैं, तो पहला इसमें समतल में बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं और ये आकाश में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, नोट करते चलिए सभी क्वेश्चनों को साथ ही साथ।
देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है यहाँ पर, ये कहता है हमारे पास कि यदि ए क्रॉस बी है ना, एग्जाम्पल नंबर 6, यदि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, तो ए और बी को ज्ञात कीजिए, को ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ गया कि यदि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो क्या हो रहा है, तब ए इज इक्वल टू, ए आपको पता है कि प्रथम एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा, तो देखो यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है तो पी ही बोलूँगा, यहाँ पर एम है, यहाँ पर भी एम है तो एम ही बोलूँगा, तो पी एम हो गया। बी इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, तो बी से, तो ये क्यू हो गया, फिर ये आर हो गया, फिर ये क्यू और आर है तो नहीं लिखना है, मतलब ए और बी निकल चुके हैं। क्या कठिन था, कठिन नहीं था ना। तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पर दो चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए कि जब ये इतनी चीज़ समझ में आ रही है तो आपको बार बार इनको रिवाइज करना है ना, बार बार पढ़ करके लिखना है, तब ही ये क्लियर हो पाएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी मतलब इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, यानी एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।